आप सबों का अध्याय 1 ख जल संसाधन में स्वागत है। पिक्चर से क्लियर है, हम लोग जल संसाधन की बात कर रहे हैं। जल संसाधन में क्या है, लोग यहाँ देखने भी आए हैं, नौकायन कर रहे हैं, पर्यटन के लिए आए हैं और यहाँ गिरता हुआ जलप्रपात है, इससे हम बाद में बिजली भी बनाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी का हम लोग अपने काम पर चलते हैं। शुरू में हम लोग क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न को बनाएंगे, उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बनाएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है वो क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो देखो, बहु मतलब ज्यादा, बहुत बहुत का छोटा सा प्रयोग हुआ, बहु यानी ज्यादा, उद्देश्य जिसमें ज्यादा यूज हो, उद्देश्य हो, यानी ऐसी परियोजना जिसमें ज्यादा उद्देश्य हो। तो चलो देखते हैं, जब किसी परियोजना से एक साथ कई कार्यों यानी एक से ज्यादा, जिसमें क्या है, सिंचाई भी हो। जब हम बांध बनाएंगे तो पानी का स्टोरेज होगा, स्टोरेज से सिंचाई होगा। बांध बनाते हैं क्योंकि बाढ़ पे नियंत्रण करना है। जब ऊपर से पानी गिरेगा हाइट से, तो हम क्या करेंगे, फिर विद्युत का उत्पादन भी करेंगे। नहर होगा तो जल परिवहन भी होगा, मछली का भी पालन होगा और लोग घूमने के लिए भी जाएंगे। नेपाल बैरेज पे लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो इस तरह की जो परियोजना होती है उसको हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। इसका निर्माण हम क्यों करते हैं, कोई भी जो निर्माण होता है वो मानव जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए होता है। पानी है तो क्या करेंगे, कृषि का भी विकास हो और औद्योगिक विकास भी हो, उसको हम क्या करते हैं, बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया पहला नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास, जल संसाधन के क्या क्या उपयोग हैं। चलो देखते हैं। जल क्या है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है और इसका उपयोग क्या होता है, जल का उपयोग हम अनेक क्षेत्रों में करते हैं। सबसे प्रमुख उपयोग इसका क्या है, हम इसका जो मुख्य उपयोग है वो हम किसके लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं। इसके अलावा, पीने के अलावा जो हमारा घरेलू कार्य है, बर्तन धोना, रूम धोना, कपड़ा धोना, सब में इस्तेमाल करते हैं। सिंचाई चाहिए, जिस तरह से हमको जीने के लिए पानी चाहिए उसी तरह से पेड़ पौधे को भी जीने के लिए पानी चाहिए, यानी कृषि का सिंचाई करते हैं। उद्योग में इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा अभी उद्योग में इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, साफ सफाई में, अग्निशमन में पानी का इस्तेमाल होता है, मल मूत्र निकासी में होता है और भी बहुत सारा आवश्यक कार्य है जिसमें होता है। कहने का क्या मतलब है, जल के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। अंतरराज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। देखो स्पष्ट है, हम बात कर रहे हैं विवाद की, किसकी बात कर रहे हैं, विवाद की, यानी लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं। और ये लड़ाई झगड़ा किसके बीच है, अंतरराज्यीय, दो राज्यों के बीच। तो देखो, दो राज्यों के बीच पानी को लेके कब लड़ाई होगा, जब कोई नदी दोनों राज्यों के बीच से होकर बहेगी, तब तो कोई कहेगा ये मेरा है और ये मेरा है। तो वही चीज है, जब एक नदी है जो एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है, यानी एक के बाद दूसरा राज्य भी है, तीसरा राज्य भी है, तो क्या होता है, कोई एक राज्य जो ऊपरी राज्य है, यानी कोई नदी है, जैसे गंगा नदी है, गंगोत्री से निकली, अब बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ऊपर का राज्य अगर यहाँ पे बांध बना के पानी को रोक ले तो नीचे के राज्य में क्या होगा, प्रॉब्लम शुरू होगा। तो जो ऊपर का राज्य है, यानी शुरुआत का राज्य जो है, वो क्या बनाता है, बांध बना देता है, या पानी को स्टोर रखने के लिए जलाशय बना लेता है। तो इसने क्या किया, पानी को रोका।
तो जब पानी को रोकेगा तो क्या होगा, पानी की आपूर्ति क्या होगी, बाधित होगी। ये जो पानी की आपूर्ति है ये बाधित होगी कहां पर, निचले राज्यों में, यानी उस राज्य के बाद का जो राज्य है। तो अब जिस राज्य को पानी की आपूर्ति नहीं होगी तो वो राज्य वहां क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगा। किस चीज का समस्या उत्पन्न होगा, जहां पानी की आवश्यकता है। पानी की आवश्यकता कहाँ है, सिंचाई में और पीने के लिए। अब एक को जरूरत से ज्यादा हो गया, दूसरे को कम हो गया, तो होता है लड़ाई, तो क्या हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया। तो यही चीज क्या है, अंतर्राज्यीय जल विवाद की क्या है, जड़ है। तो क्लियर हो गया 3 नंबर सवाल भी। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर सवाल में आते हैं। जल संकट क्या है। अब हम विवाद के बाद संकट की बात कर रहे हैं, और संकट क्या है, पानी का ही संकट हो गया। तो चलो देखते हैं। एक व्यक्ति है, उसका नाम है फाल्कन शर्मा, फाल्कन मार्क। ये जो फाल्कन मार्क हैं, ये साधारण इंसान नहीं है, ये एक वैज्ञानिक हैं स्वीडन के। स्वीडन के, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है स्वीडन की राजधानी कहाँ है और स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो ये जो स्वीडिश वैज्ञानिक हैं, इनका कहना है किसी भी व्यक्ति को पीने के लिए या अन्य सभी आवश्यकताओं के लिए दिन भर में 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है, 10 टू दी पावर क्यू। क्वेश्चन है कितना घन मीटर बराबर 1 लीटर, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट में लिखना, मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है। तो एक व्यक्ति को कितना आवश्यक हो गया, 1000। अब क्या हुआ, अगर 1000 से किसी को कम मात्रा में जल प्राप्त होता है, मान लो कोई व्यक्ति है जो राजस्थान में है, उसको मिला 800 घन मीटर, तो इसका मतलब है कि वहां पर जल संकट की स्थिति है, यानी जल नहीं है, वहां पे जल नहीं है, यही हो गया जल संकट की स्थिति। तो इसका क्या मतलब हुआ, यह संकट कब होता है, जब जल का असमान उपलब्धता हो। अब देखो बिहार में जल ही जल है और राजस्थान में जल ही नहीं है, तो राजस्थान में क्या होगा, जल का संकट होगा। या पानी को बहा दिए, पानी को हमने क्या किया, बहा दिया। आज सभी लोग पानी को खरीद के पीते हैं, उसने पानी को खरीद के लाया और पानी को क्या किया, बर्बाद कर दिया, तो रात में पीने के लिए नहीं बचेगा। प्रदूषण हो जाए, कोसी तो है लेकिन उसमें प्रदूषण हो जाए, कोई रासायनिक पदार्थ मिला दिया जाए, तो वो पीने के लायक नहीं रहेगा। या जितना जल है उससे ज्यादा जनसंख्या का वृद्धि हो जाए, तो ये सब क्या हो गया, जल संकट हो गया। तो क्लियर हो गया 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्या है 5वां नंबर। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। भारत की नदी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। क्यों प्रदूषित हो रही है, तो उसी का कारण को बताना है। तो भारत की नदियां तेजी से प्रदूषित हो रही है, कहीं कोई दाग नहीं है, तो कारण क्या क्या है, तो चलो देखो कारण क्या है। आज गांव से ज्यादा आबादी नगरों में रह रही है, और नगरों में क्या होता है, जो कूड़ा कचरा होता है उसको फेंकने का दिक्कत होता है। उस कूड़ा कचरा को एक जगह स्टोर किया जाता है और बिना उसको शुद्ध किए हुए नदियों में बहा दिया जाता है। अब पटना नदी में गंगा नदी बहती है, उसमें सारा चीज डाल दिया। या उद्योग है कहीं पर, अब कानपुर में उद्योग लगा हुआ है, उस उद्योग से जितना भी रसायन होता है उसको गंगा नदी में क्या किया जाता है, बहा दिया जाता है। बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली का यमुना, वहां बिना कुछ किए हुए डाल दिया जाता है, इसलिए दिल्ली की जो यमुना है वो किसी के लायक नहीं है। जो व्यक्ति है, जो मृत जीव है, उसको भी पानी में बहा दिया गया। और खेत में जो हमने कीटनाशक छिड़का, क्या हुआ, वो नदियों के पानी के साथ, बरसात के पानी के साथ नदी में मिल जाता है। तो ये सब क्या हो गया, प्रदूषण का क्या है, कारण है। और जब जल प्रदूषित हो जाएगा तो वह जीवन के लिए असुरक्षित हो जाएगा। क्लियर हो गया 5 नंबर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर देखते हैं क्या है। 6ठा नंबर नहीं है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है।
जल संरक्षण क्या है, इसके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। हमने जल की समस्या को देख लिया, अब हमको जल का क्या करना है, संरक्षण करना है, और उसके लिए कौन कौन से उपाय हैं उसको क्या करना है, देखना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम जल के संरक्षण का अर्थ समझते हैं। तो पहला चीज क्या है, जो चीज बर्बाद हो रहा है उसको रोकना है। अगर पानी व्यर्थ में बह रहा है तो उसको बहने मत दीजिए। इसको प्रदूषित किया जा रहा है तो उसको रोकना है। जो चीज खराब हो रहा है तो पहले इसको क्या करना है, रोकना है। और अब क्या करना है, बचाना है। यानी जो वर्षा जल है उसको क्या कीजिए, संचित कीजिए। जो भी जल संसाधन है उसका विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए, यही जल संरक्षण है। हो गया। आज जो है जल संकट एक गंभीर समस्या बन गई है। क्यों गंभीर समस्या बन गई है, बिहार जैसे राज्य में भी हमें पानी को खरीद करके पीना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि जल का जो स्रोत है वो सीमित होता जा रहा है, और जो बचा हुआ जल है वो भी प्रदूषण का शिकार हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमको ऐसा लगता है कि हमको जल को संरक्षण करना चाहिए। जल को क्यों संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि यह मानव जीवन के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, सबके लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो कहता है इसके मुख्यतः 3 उपाय हैं। कितने उपाय हैं, 3। पहला, जहां से हमको जल मिल रहा है। कहां से जल हमको मिल रहा है, हमको भूमिगत जल से जल मिल रहा है, तो इसके स्तर को बनाए रखिए। दूसरा, जल संभर प्रबंधन कीजिए। तीसरा, तकनीकी उपाय कीजिए। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। हम जल कहाँ से निकालते हैं, चापाकल से या मोटर से क्या करते हैं, जमीन से जल निकालते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम अभी क्या है, जो जल है उसके लिए अभी पटना से शहर जाओगे तो वहां बोरिंग की खुदाई करनी पड़ती है, और गांव में हम सिर्फ चापाकल को लगाते हैं और पानी हमको मिल जाता है। इसके लिए क्या है, पटना शहर में बारिश कम हो रही है, इसका यह मतलब हुआ, यानी वनों की वहां कमी है। जहां वन कम होता है वहां पानी कम, वहां वर्षा नहीं होती है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, वनों की रक्षा करना होगा। अब जो भी जल आया उसका क्या करना होगा, संचयन करना होगा। वेटलैंड का संरक्षण करना होगा और कंक्रीट निर्माण को सीमित करना होगा। क्लियर हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं, जल संभर प्रबंधन। नदी द्रोणी क्षेत्रों में वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, जल कृषि और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत आता है। देखो क्या होता है, जब कहीं पानी लगता है ना तो पानी क्या करता है, पेड़ों को सुखा देता है। फिर भी हमको वृक्षारोपण करना है। कैसा वृक्ष लगाना है, जो पानी में भी बढ़ सके। तो अभी एक जगह मैं गया था नर्सरी में, तो वहां वैसा ही वो पेड़ का वो प्रबंधन करता था जो पानी के साथ बढ़ता था। मृदा को बचाना है, जल कृषि करना है और प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना है, संतुलित उपयोग करना है। और सबसे अच्छी चीज है तकनीकी उपाय। तक टेक्नोलॉजी डेवलप करके ही हम कोई चीज को बचा सकते हैं। जैसे देखो, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई का क्या मतलब होता है, जो नदी का जड़ है, जो पेड़ का जड़ है, उसमें ही डायरेक्ट सिंचाई हो जाए। ऐसे अगर हम सिंचाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी को बहा रहे हैं। अब पौधा है यहाँ पर, एक पौधा है यहाँ पर, अगर हम ऐसे ही सिंचाई करें तो चारों तरफ पानी गिराना पड़ता है, और हमको अगर हम सिर्फ यहाँ यहाँ दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यही बात ड्रिप सिंचाई। फुहार सिंचाई, नोजल होता है, चारों तरफ से पानी ऐसे ऐसे करके गिरता है। सीढ़ीनुमा खेती। अपशिष्ट जल शोधन। अपशिष्ट जल शोधन का मतलब क्या हुआ, जो जल है उसको हम साफ करेंगे। ये सारा चीज करके हम जल संरक्षण को कर सकते हैं। तो अब ये तो व्यक्ति के लिए है, तो सरकार ने भी कुछ किया होगा। तो सरकार ने क्या किया, और सरकार में कौन, भारत सरकार। सरकार में कौन सी सरकार, भारत सरकार। उसने क्या किया, 1987 ईस्वी में एक नीति बनाई जिसका नाम रखा राष्ट्रीय जल नीति। इसको एक बार और संशोधन किया गया। कब किया गया, 2002 ईस्वी में, जिसमें जल संरक्षण पे क्या दिया गया, बल दिया गया। तो क्लियर हो गया, हमने पढ़ लिया 1 नंबर भी। अब आते हैं हम 2 नंबर पे। वर्षा जल का मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण एवं पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। वर्षा जल,
वर्षा का ही हमारे जीवन में बहुत महत्व है, तो उसका जो जल होगा उसका महत्व होना ही है। तो चलो देखो क्या सब है। यह अत्यंत आवश्यक है। सवाल है ये अत्यंत आवश्यक क्यों है। कहता है पूरे पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल है, ठीक है, वह सागरीय और खारा होता है। हमारे पृथ्वी पर जितना जल है ना, उसका अधिकांश हिस्सा कहाँ है, सागर में। और सागर का जो जल होता है वो क्या है, खारा है, लवण है उसमें, यानी पिया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं पिया जा सकता है, क्योंकि उसमें लवण होता है। तो जो पिया नहीं जा सकता है तो वो कृषि में भी उपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि मानव भी सजीव है और पेड़ पौधा भी क्या है, सजीव है। कहता है इसके विपरीत वर्षा जल जो होता है वो शुद्ध होता है, ताजा होता है और उपयोग के योग्य होता है। वर्षा होने से क्या होता है, पेयजल की पूर्ति होती है, क्योंकि वर्षा का जल पिया जा सकता है। तो अगर वर्षा होगी तो जो पीने वाला जल है उसकी क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। वर्षा होगा तो वर्षा का जल क्या होता है, भूमि में चल जाता है, यानी भूमिगत जल स्तर जो होता है वो बरकरार रहता है। तालाब को हम खोद के रखते हैं, नदियां में भी क्या होता है, वर्षा का जल आ जाता है। और वर्षा आधारित कृषि कृषि जो है उसमें ये सहायक होता है। क्लियर हो गया। मानव जीवन में क्या भूमिका है, ये यहां से यहां तक है। अब कहता है संग्रहण करना है, तो चलो इसका क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। ये वाला समाप्त हो गया, अब हम बात कर रहे हैं इसकी। तो चलो देखते हैं क्या सब है। हम क्या कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, यानी जमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। किसी चीज को जमा करते हैं, यानी जो चीज बेकार हो रहा है, जल बेकार कब होगा, जब वो बह कर करके चला जाएगा, तो उसको हम क्या किए, संचित किए, यानी संग्रह करके बचाए। तो जब हम किसी चीज को बचाएंगे तो क्या होगा, वो जो संकट है, जल संकट, उसकी समस्या दूर हो जाएगी। तो सवाल है ये होगा कैसे। तो कुछ परंपरागत यानी सीखते आए हैं, दादा ने किया था, पिता ने किया, तो बेटा भी करेगा। और बेटा आजकल हो गया तेज, तो उसने क्या किया, आधुनिक विधियों को आविष्कार किया, तो उसको अपनाया। तो दोनों को देख लेते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर में क्या क्या है। परंपरागत विधियों में है खदीन जोहर बावरी, यानी खोद करके जो चीज बनाते थे। आधुनिक विधियों में है, कहा कि आधुनिक में अब सब लोग छत पे रहने लगा, पहले गांव में फूस के घर में रहता था, अब क्या हुआ, सब मकान बना लिया। तो छत पर जो वर्षा है, उस वर्षा जल को छत से क्या किया, पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर एक टैंक बनाया है, उसमें जमा कर दिया। ये क्या हो गया, आधुनिक विधि। तो संग्रहण भी पढ़ लिए, अब है पुनः चक्रण। अब क्या है, पुनः चक्रण। पुनः चक्रण का क्या मतलब है, चक्र में रखें। तो देखो कैसे किया गया है। कहता है शहरी क्षेत्रों में उपयोग किए गए जल को ट्रीटमेंट प्लांट्स में वैज्ञानिक तरीके से शुद्ध कर पुनः, देखो क्या हुआ, शहर से क्षेत्र है, वहां पे लोग ने पानी को इस्तेमाल कर लिया और पानी को बहा दिया। तो जो बहा हुआ जल है, उस जल को क्या किया गया, फिर से ट्रीटमेंट प्लांट्स में लाया गया। ट्रीटमेंट क्या होता है, इलाज। अब जो गंदा पानी है उसका ट्रीटमेंट होगा, यानी उसका क्या होगा, इलाज होगा। इलाज होने से क्या हो जाएगा, वह शुद्ध हो जाएगा। जब वह चीज शुद्ध हो गया तो उसको पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार से हम क्या किए, देखो एक चक्र बनाए, पानी था गंदा हुआ, फिर साफ किए, फिर इसको इस्तेमाल के लिए बना दिए। यहाँ पानी का उपयोग हुआ 1 नंबर में। 2 नंबर में ट्रीटमेंट प्लांट्स में ले गए, पानी को साफ कर दिए। 3 नंबर में उद्योग में इस्तेमाल होने लगा, फिर 3 नंबर से 1 नंबर हो गया। इस तरह से क्या हुआ, चक्र बना दिए। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, जल का बार बार प्रयोग होता है, जिससे जल संकट की समस्या क्या होती है, कम किया जा सकता है। क्लियर हो गया। हमने 1 भी बना लिया और 2 भी बना लिया। इसमें इतना ही है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं जो इसी चैप्टर का अंग है। तो ईश्वर आप लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।